कि ठेकेदारों के पास ही मेजर एमबी होती है, वो अपने आप से मेजरमेंट करके बिल बना देते हैं और पास कर देते हैं। होते तो वो हमें लेके गए वहाँ पे कि हमारे काम नहीं हो रहे और हमें कहते हैं कि ये दलाल है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। गाँव में जो मेन समस्या है पानी की निकासी की समस्या है। जिस भी गाँव में जाओ पानी की निकासी नहीं है। तो उसमें ऐसा ना जी, देखिए अब आप शहर में आज लाइट की हालत देखिए आप, कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है। बिल बनते हैं लेकिन काम नहीं होता। अभी भी देखिए आप राजनीति में बढ़ोगे तो आपके विरोधी तो पैदा होंगे ही होंगे। पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो उस पोजीशन पर आप क्या करें? आप क्यों कहते हो नहीं देती है? अगर नहीं देती है तो क्या कहता हूँ हमें टिकट मिलेगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं तो आपको कहता हूँ ऊपर वाले पे भरोसा रखो। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रह जाती है। 100% काम किसी के नहीं होते, लोग नाराज भी हो जाते हैं। जब सरकार में हम आएंगे, मुख्यमंत्री जी के थ्रू हम प्रधानमंत्री जी के कानों में ये बात पहुँचाएंगे कि नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल सेक्टर 6 पार्षद विजय जैन के ऑफिस के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि कितने फरियादी यहां पर जो हैं वो आते हैं और अपनी समस्या का जो है वो पार्षद जी को बताते हैं। तो हम प्रयास करेंगे आज बातचीत करने का, क्यों यहां कार्यालय में वो बैठ के किस तरह से जो समस्या है उनका निदान करते हैं। और समस्या कोई, क्योंकि बहुत बड़ा वार्ड है, वार्ड 26, बहुत ज़्यादा कॉलोनियाँ भी आती हैं और शहर का भी क्षेत्र है वार्ड 26 में। तो नेताजी बैठे हुए हैं, पार्षद हैं विजय जैन, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ जो है वार्ड की समस्याएं हैं कितनी, क्योंकि जो पूरा कार्यकाल है वो समापन होने की ओर है और कितना काम हो गया और आगे की जो उनकी रणनीति है, जो इनकी राजनीति है, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार जी। क्योंकि 2024 का चुनाव, लोकसभा पहले आएगा, नगर निगम मेरे ख्याल से उससे पहले है नगर निगम का चुनाव, तो कितना काम जो बाकी है वार्ड 26 का और कितना आगे की क्या आपकी रणनीति है इसको लेकर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वार्ड 26 में ग्रामीण हल्के में जो काम बाकी है वो सिर्फ जो अमृत योजना में सड़कें फटी थी वो बनना बाकी है। अभी मेरी 2-3 दिन पहले कमिश्नर साहब से बात हुई थी और जो जेई अजय छोकर जी, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप भी भेजा कि कोई 47 करोड़ रुपए का उन्होंने अमृत योजना में जितनी भी सड़कें फटी हुई है उनका टेंडर लगा दिया है, जो कि 23 जनवरी को खुलेगा और उसके बाद ये काम चालू हो जाएगा। वो काम चालू होने के बाद अगर वो सारी सड़कें बन जाती है तो कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। मेन हमारी एक ही समस्या है, अमृत योजना में जो सड़कें फटी हुई है वो जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो जाए। सर, शहर की अगर सफाई की बात करें, वार्ड आपका भी आ गया, शहर भी इसमें शामिल है, तो सफाई कहीं ना कहीं पूरी तरह से चरमराई हुई है। जो ठेकेदार है, जो कंपनी आपकी जिसको ठेका मिला हुआ है, वो रूटीन में जो सफाई से लोग बहुत परेशान हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ कि सफाई से पूरा शहर ही परेशान है, खाली एक मेरे वार्ड में नहीं है। क्योंकि लेकिन जहाँ से भी हमें कंप्लेंट आती है, जो भी ठेकेदार हम उनको फ़ोन करते हैं और वो सफाई करा देते हैं। लेकिन हमारा ध्येय है कि हमारा बिना फ़ोन करने से पहले ही जो ना सफाई होनी चाहिए कोई भी एरिया, किसी भी वार्ड में। लेकिन जहाँ तक आप जेबीएम की बात करें या किसी भी सफाई अधिकारी की बात करें, वो पूरा मन से काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कई जगह जगह पे कूड़े के ढेर मिलते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है जो हमारे शहर में ऐसा है। इतना पैसा देने के बावजूद भी जहाँ गंदगी के ढेर पड़े हैं या घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा है, तो इस पे हमारे कमिश्नर साहब को भी और जो अधिकारी उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। क्या शासन जो है वो पूरी तरह से पकड़ नहीं रहा है? क्या अधिकारियों की कमी है, ठेकेदार पर जो है नकेल नहीं कसी जा रही? नहीं, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल साफ छवि है और साफ नीयत उनकी। वो बिल्कुल कोई भी काम है ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है। जो अधिकारियों की पकड़ से बार ठेकेदार जो है जो सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अमृत योजना में हर वार्ड में गलियाँ फटी है, हमने ठेकेदारों को बोला था कि भैया 5-5, 7-7 गलियाँ उखाड़ लो, उसको उखाड़ के उसमें पाइप डाल दो, उनको बनाना शुरू कर दो और आगे उखाड़ लो। लेकिन उन्होंने पूरे पानीपत को, ग्रामीण में जितना एरिया था सारा उखाड़ दिया, जिसकी वजह से आज हमें 2-2 साल हो गए गली नहीं बनी और हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही सुविधा कॉलोनियों में भी होनी चाहिए। उसी वजह से ये पीने के पानी के पाइप और सीवरेज के पाइप कॉलोनी में डाले गए थे, जिस गलियों की वजह से परेशान है। बार बार आपने पीछे देखा होगा, मैंने धरने पे बैठ के सड़कें भी बनवाई वहाँ पे, जो मेन रोड काबड़ी रोड को जोड़ती थी। तो अधिकारियों को ये देखना चाहिए कि कौन सी मेन रोड है, कम से कम उनको तो बना दें।
स्कूलों में बच्चे जाते हैं, वो गिर जाते हैं, कहीं सड़कें उबड़ खाबड़ है। कम से कम अधिकारियों को, एक्शन को, जेई को, एमई को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। सर, पार्कों पे भी बहुत ज़्यादा जो है पैसा खर्च किया है सरकार ने, निगम ने भी, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो पार्कों की स्थिति भी जो है ना वो कहीं ना कहीं दयनीय दिखाई दे रही है। क्योंकि जो बिशन स्वरूप कॉलोनी के लोगों ने अभी कोई धरना भी दिया था, वहाँ पर जो है 73,000 रुपये का जो है वो बिल है वो पेंडिंग है, और उस कारण से वहाँ पर लाइट जो है वो काट दी गई है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिशन स्वरूप कॉलोनी पार्क की लाइट कटी हुई है लगभग 2-2.5 महीने पहले से। मेरी भी प्रदीप कल्याण एक्शन साहब उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि बिल भरवा देंगे। कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है कि टाइम पे अगर बिल भरते रहे तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी हमें। तो पार्क आपकी नज़र में तकरीबन ठीक है सभी? नहीं, पार्क तो देखिए जहाँ भी जो एमसी चुन के आए हैं उन्होंने अपनी डिमांड के अनुसार वहाँ पे काम कराया है। मैं तो अधिकारियों से आग्रह करूँगा जहाँ पर भी काम होते हैं वहाँ जाके काम की चेक करना चाहिए, काम ठीक हुआ है नहीं हुआ है। वैसे आजकल क्या करते हैं, मैंने सुनने में आया है कि ठेकेदारों के पास ही मेजर एमबी होती है, वो अपने आप से मेजरमेंट करके बिल बना देते हैं और पास कर देते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत वाला काम है। शहर में एक और समस्या है जिस पर पिछले 5 साल से लोग बिल्कुल लाइनों में लगे हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है और परिवार पहचान पत्र है। तमाम तरह की जो लोगों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस खड़ी हैं। इस पर क्या कहें? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले ज़्यादा समस्या थी, लेकिन जब से हमने पार्षदों ने, विधायकों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लेके आए, उसके बाद काफ़ी सुधार है और आने वाले समय में आपको और सुधार मिलेगा। तो निगम में आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार है या नहीं है? नहीं, मैं तो शुरू में कहता हूँ, मैं तो आपने देखा हो कि लोगों की लड़ाई के लिए मैं लड़ा था। मैंने डीएमसी साहब के साथ भी मेरा झगड़ा हुआ था। अधिकारियों को भी मैं बोलता हूँ, जहाँ पे जो हमारी सम्मानित जनता, उन्होंने हमारे को चुन के भेजा है और उनके काम नहीं होते तो वो हमें लेके गए वहाँ पे कि हमारे काम नहीं हो रहे और हमें कहते कि ये दलाल है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। अधिकारियों को अपने मन से सारे काम करने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। कोई गलत करेगा, ऊपर वाले के पास सबका हिसाब है। ऊपर वाले में आस्था रख के सुचारू रूप से, मन से, तन से जो है ये काम करे लोगों का, ताकि हमारी सम्मानित जनता को कोई परेशानी ना हो। अब निगम के बाद क्योंकि आपका जो अगला लक्ष्य दिख रहा है, तो क्योंकि शहर की कहीं भी नज़र दौड़ाओ, खासकर पानीपत ग्रामीण में आपका लक्ष्य जो है वो पानीपत ग्रामीण विधानसभा मेरे ख्याल से लग रहा है। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ये पानीपत ग्रामीण की जनता का मेरे ऊपर अपार प्यार है। उन्होंने ही मुझे कहा कि आप जैन साहब आगे बढ़ो और ग्रामीण की राजनीति में आप कदम रखो। मैं कदम रखने वाला कुछ नहीं, कदम रखवाने वाला ऊपर वाला है। भगवान जैसे चलाएगा उसी के अनुसार चलेंगे। मैं ऊपर वाले पे आस्था रखता हूँ। भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे उनका आशीर्वाद मिलेगा वैसे ही चलेंगे। आपने पानीपत ग्रामीण की जितनी कॉलोनियाँ, जितने गाँव तकरीबन में मेरे ख्याल से जो है डोर टू डोर भी किया है, लोगों से मिले भी हैं, प्रतिदिन जो आपके प्रोग्राम भी होते हैं, कितनी समस्याएँ आपको दिख रही हैं कि उन पर काम करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, गाँव में जो मेन समस्या है पानी की निकासी की समस्या है। जिस भी गाँव में जाओ पानी की निकासी नहीं है। देखो, प्रॉपर्टी आईडी है, ये तो एक अलग बात है। इससे लोग, मैं मानता हूँ, परेशान है अधिकारियों की में या शहर में, पूरे हरियाणा में दिया है, लेकिन करवाने वाले की नीयत कैसी है या करने वाले की नीयत कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि मन से वो काम करे और काम करके उसको चेक भी करे कि मटेरियल अच्छा लगा है नहीं लगा है। मैंने अभी आज मैं किसी पार्षद की वीडियो देख रहा था वार्ड की, तो उसमें कच्ची ईंटें लगी हुई है, मसाला नहीं है, उसमें सीमेंट नहीं है। इस तरह का उन जेई का, एमई का, उनका भी फर्ज बनता है वो आके बार बार काम चेक करे। ये तो किन मुद्दों को लेकर आप जो है वो चुनाव लड़? नहीं, मुद्दे तो ऐसा ना जी, देखिए, अब आप शहर में आज लाइट की हालत देखिए, आप कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है। बिल बनते हैं लेकिन काम नहीं होता। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले ही मेरे पास सेक्टर वासी आए हुए थे, टावर लाइटें ख़राब है, उनके पास लाइटों का सामान नहीं है। मैंने जेई साहब को भी बोला कि भाई सामान दो। ये कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी जो 4-4 महीने से, 2-2 महीने से लाइटें ख़राब पड़ी है और उसके लिए सामान नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं इस छोटी छोटी चीज़ों की दिक्कत है, वो दूर हो जाएंगी। आपके अगर वार्ड की बात करें तो कई वार्डों से ये आवाज़ आती है कि जो जैन साहब हैं वो पानीपत ग्रामीण की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। जो उनका मेन जो जहाँ से लोगों ने चुना था उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, बताओ क्या कमी है, बताओ मेरे वार्ड में कहाँ पे क्या दिक्कत है। मैंने आपको बताया, स्वाय अमृत योजना में जो सड़कें फटी है उसको छोड़ के एक भी समस्या बताओ आप। मेरे पास कोई भी शिकायत आती है तुरंत मैं उसका समाधान करता हूँ, चाहे मुझे अधिकारी से बात करनी पड़े, चाहे कमिश्नर साहब से। कौन लोग हैं फिर जो इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, आप राजनीति में बढ़ोगे तो आपके विरोधी तो पैदा होंगे ही होंगे,
लेकिन उनसे जिसने भी ये बात कही उनके पास आप जाना, उनको कहना अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि भी जैन साहब में ये कमी है या इस कारण से हम उनकी बुराई कर रहे हैं, उनसे जवाब लेना आप। अगर आपको टिकट मिलती है, जो पार्टी है वो आपको एक टिकट देती है, तो जो लोग हैं वो क्या समझकर और क्या आपको देखकर जो है वो वोट दें आपको? देखिए भैया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अलग राजनीति है, वहाँ पे चेहरा चलता प्रधानमंत्री जी का, और जो विधानसभा की है वहाँ पे पार्टी भी देखी जाती है और कैंडिडेट का चेहरा भी देखा जाता है। हम तो भगवान पे आस्था करके चलते हैं, और एक ही ये रहता है हमारा, एक ध्येय है सेवा करना। पहले भी सेवा करते रहे, अभी सेवा करेंगे, जैसा मौका मिले ना मिले हम जनता के बीच में रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे। इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो उस पोजीशन पर आप क्या करें? आप क्यों कहते हो नहीं देती है? अगर नहीं देती है तो क्या कहता हूँ हमें टिकट मिलेगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं तो आपको कहता हूँ ऊपर वाले पे भरोसा रखो, मेरा उस पर अटूट श्रद्धा है, वो सारे काम करने वाला वो है, जैसा ऊपर वाले का आदेश होगा उस हिसाब से हम चलेंगे। माननीय विधायक हैं महिपाल ढांडा जी, किस तरह का काम चल रहा है, कैसे उनकी जो नीतियां हैं किस तरह से लोगों तक पहुंच रही है? देखो, कोई भी विधायक है, कोई भी एमपी है, अपनी तरफ से पूरी 100 के 100% करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रह जाती है। 100% काम किसी के नहीं होते, लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे कोशिश रहता है कि कोई भी आदमी हमारे पास आए उसका काम करके हम भेजें, उसे में हमें हमारे दिल को भी संतुष्टि मिलती है कि ये भाई हमारे पास काम के लिए आया था, इसका काम हो गया, तो इससे बड़ी संतुष्टि कोई नहीं होती। जैन साहब, आपने पानीपत ग्रामीण ही क्यों चुना, शहर क्यों नहीं चुना? क्योंकि जैन समाज का जो बहुत बड़ा जो भाग है वो शहर में है, आपने ग्रामीण क्यों? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानीपत के अंदर गरीब आदमी जो ज़्यादा इन कॉलोनियों में ही रहते हैं। पहले हम सुनते थे कि गरीबी क्या होती है, लेकिन जब कोरोना काल आया हमने धरातल पे उतर के देखा, हमने 25-30 हज़ार पैकेट रोज़ खाने के बांटे। हमारी सोच यही थी कि कोई भी आदमी भूखा न सोए। पहले दिन हमने 1500 पैकेट बनाए थे, लेकिन जब देखा कि ये तो आधे घंटे में ही बढ़ गए, अगले दिन हमने 6000 बनाए। आपको मैं बताना चाहूँगा, हमें रोटी बनाने की मशीन राजपुरा, वहाँ से हमें पता लगा कि मशीन पड़ी रोटी बनाने की जो है, हमने कमिश्नर साहब से इजाज़त लेके वो मशीन भी मंगाई। एक ही दे था कि ये सेवा किस तरह से हो सके, लोगों की, गरीब आदमी की सेवा किस तरह हो सकते है। गरीबों में भगवान बसता है, तो उनकी सेवा करने के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। जैन साहब, अगर हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की, जहाँ पर हॉस्पिटल में गरीब आदमी को जो है वो दवाई मिलनी चाहिए, आप कभी अपनी इच्छा से, कभी आप ये बताओ कि 5 साल में आपने कितने हॉस्पिटल है जो सरकारी हैं उनमें आपने दौरा किया है? नहीं, हम सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर डांडा है अपना, वीरेंद्र डांडा जी, उनसे हमारी अक्सर बात होती है। हम कहते हैं जहाँ भी जो इस चीज़ की भी यहाँ जरूरत हो आप हमें बताएं, हम उनको मुहैया कराएंगे। वहाँ पर डॉक्टरों की जो है कमी लगातार चल रही है, विधायक जी भी जानते हैं, सांसद जी भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। लगातार जो दवाइयों की बात है वो भी नहीं मिल पाती, क्योंकि लंबी लाइनें होती हैं, तरह तरह के वो उपयोग चलते रहते हैं, OPD ज़्यादा से ज़्यादा निकले नहीं, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं मानता हूँ डॉक्टर की कमी है, ये तो सरकार का मुद्दा है, सरकार को डॉक्टर जहाँ भी है डॉक्टर देने चाहिए। पीछे मेरे पास बात आई थी कि यहाँ पे कोई हड्डियों को ऑपरेशन नहीं हो सकता, किसी मशीन की जरूरत थी। मैंने डॉक्टर वीरेंद्र डांडा को बोला था कि हमें बताइए कौन सी मशीन की जरूरत, हम देंगे। हमारी सोच रहती है कि देखिए, जो गरीब आदमी है ना, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराता है तो उसके ऊपर कर्जा हो जाता है। हम सोचते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में हर सुविधा मिलनी चाहिए ताकि गरीब आदमी अपना इलाज करा सके। फिर भी आपको लगता है कहीं पर कोई कमी है, जैसे आपने बताया दुकान पर भीड़ लगती है, देखिए कहीं पर कस्टमर ज़्यादा भीड़ तो लग सकती है, लेकिन उसको दवाई मिलती है नहीं मिलती है वो मायने रखता है। उसको दवाई मिलनी चाहिए, अगर दवाई नहीं मिल रही आप हमें बताएं, हम उनको दवाई मुहैया कराएंगे। जैन साहब, आयुष्मान पे जो सरकार जो है अपनी, हरियाणा सरकार खासकर बहुत काम कर रही है, आयुष्मान कार्ड हर गरीब तक पहुँचे, इस पर पूरा काम चल रहा है। लेकिन आयुष्मान कार्ड की अगर हकीकत देखें, अगर आप कोई सर्जरी करानी है आपको, तब वो आयुष्मान कार्ड जो है उपयोग में आता है, अन्यथा अगर आपको OPD जैसे बुखार है और अन्य बीमारी है उसमें वो लाभदायक नहीं है। ऐसी पोजीशन पे जो गरीब आदमी है वो क्या कर सकता है? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है इस चीज़ का। हमारी सोच ये है कि हम जब सरकार में हम आएंगे, मुख्यमंत्री जी के थ्रू हम प्रधानमंत्री जी के कानों में ये बात पहुंचाएंगे कि इस तरह की कोई भी OPD है या कोई भी बीमारी हो, ये आयुष्मान सारे उसमें चलना चाहिए। मेरे पास शिकायतें आती है कि ये ऑपरेशन के लिए ही कामयाब है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड में किसी को हार्ट अटैक आ गया था और बहुत गरीब परिवार से था वो, शायद उसके पास वो कार्ड नहीं होता तो शायद आज इस दुनिया में नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड के फ़ायदे बहुत है। जो भी
आदमी सेवा से वंचित है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबके ये आयुष्मान कार्ड बने, और हमारा मुख्य लक्ष्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के थ्रू हम प्रधानमंत्री जी को ये बात पहुँचाएंगे कि कोई भी बीमारी है, चाहे ओपीडी की फीस है, कोई भी है, गरीब आदमी को वो उससे सारी छूट मिल करके इस कार्ड का लाभ मिले। सर एक और सवाल है जो आज ज्वलंत मुद्दा है इस हरियाणा का, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, खासकर +2 पास करते ही जो है विदेश की तरफ उनका जो है वो ध्यान जा रहा है। बहुत भारी संख्या में जो युवा है देश का वो विदेशों की तरफ रुख कर रहा है, और सीधा सीधा अगर माँ बाप से बात करें तो वो अपनी संपत्ति बेचते हैं, मकान भी बेच देते हैं। अभी बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ कोंड में भी एक उदाहरण है, और भी कई उदाहरण ऐसे हैं कि माँ बाप अपनी ज़मीनें बेच के बच्चों को यहाँ से विदेशों में भेज रहे हैं, क्योंकि आरोप अब बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर रोज़गार नहीं है। इसके बारे में कुछ? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। काफ़ी बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, और जो सुनने में है वहाँ घंटे के हिसाब से 1 घंटे जो काम करेगा उसके हिसाब से वेजी मिलती है। आज का युवा जितना भी है, मैं कई गाँवों में भी जैसे जाता हूँ, जिसके एक बेटा होता है वो भी अपने बेटे को वहाँ विदेशों में भेज रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। मैं आपको एक और बात कहूँगा, जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो नहीं जा रहा वहाँ पे, कोई 12th वाला, कोई 10th वाला, वही बच्चे जा रहे हैं, और नंबर 2 में भी जा रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है कि वो जा रहे हैं, नंबर 2 में ज़्यादा जा रहे हैं। तो मैं तो ये बार बार इसलिए आग्रह करता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओगे तो आपको इंडिया में ही प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब मिलेगी, जो करोड़ों रुपए के पैकेज है। ऐसे बहुत उदाहरण आप बेंगलोर में देखिए, हैदराबाद में देखिए, गुड़गांव में देखिए, पुणे में देखिए। मेरे भी अपने जानकार, मेरे रिश्तेदार भी काफ़ी कंपनियों में काम करते हैं, और करोड़ों रुपए के उनके पैकेज है। किसी का 80 लाख रुपए, किसी का 1.25 करोड़ है, किसी का 1.5 करोड़ है। तो जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो जागरूक नहीं होगा। बच्चे जागरूक तभी होंगे जब वो पढ़ेंगे। तो लास्ट सवाल मेरा फिर आपसे यही है घूम कर कि आने वाली जो विधानसभा, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा की आप दावेदारी जता रहे हैं, तो जो ग्रामीण का जो वोटर है वो आपको वोट क्यों दे? देखिए, जितना भी कोई भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर है वो देखेगा कि कौन कैंडिडेट क्या खड़ा है और वो हमारे लिए कौन क्या करेगा, कौन हमारे दुख सुख में खड़ा है, उसी जांच पड़ताल करके वो वोट देगा। हमारा कोशिश होती है कि हम उनके हर दुख सुख में जाए। देखिए, गरीब आदमी को क्या चाहिए, उसके दुख सुख में कोई आदमी जाके खड़ा होता तो ये कहता कि ये आदमी मेरा है। जी, गरीब आदमी को और कुछ नहीं चाहिए, उसको नौकरी के टाइम पे ये कोशिश करता नौकरी भी मिले, लेकिन मैंने बताया ना आपको मूलभूत सुविधाएं अगर उसको मिलेगी, उसको मन करेगा कि हाँ इन्होंने मेरे लिए काम किया, तो वो वोट देंगे। तो इसी लक्ष्य को लेकर हम जनता के बीच में उनके कोई भी दुख सुख होते हैं, कोई शादी होती है, कोई गरीब करने की शादी है, या किसी की आंखें बनवानी होती है, हम आंखें बनवाते हैं, हम सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी इन सेवा को भी देखता है कि हमारी सेवा कर रहे हैं ये लोग, या दुख सुख में खड़े हैं, साथ में खड़े होते हैं। किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, उस आदमी को क्या चाहिए, सहारा चाहिए, हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि सेवा करना। राजनीतिक बात की बात ही, पहले भी सेवा करते थे, अब भी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इतना सामर्थ्य जरूर देना कि हम गरीब आदमियों की सेवा करते रहें। तो बीजेपी से पार्षद है, वार्ड 26 है शहर का, और यहाँ से पार्षद है विजय जैन। अगली जो योजना है उसके बारे में भी आपको इन्होंने खोलकर बताया, और ये बताया कि राजनीति बाद की बात है, जो लोगों का दुख सुख है उसको ये सेवा मानते हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।